हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सैम्पल पेपर। कल हमने एक नई वीडियो देखी थी, आज एक नया सैम्पल पेपर फॉर क्लास 12th इकोनॉमिक्स टर्म 2। तो एज यू नो इट विल बी अ 40 मार्क्स क्वेश्चन पेपर एंड टाइम अलाउड इज 2 hours एंड 2 मार्क्स के आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के आपको मिलेंगे 3 क्वेश्चंस। तो टोटल 13 क्वेश्चंस विल बी देयर। तो straight away we are starting with the sample paper. Question number 1, give the meaning of aggregate supply in macroeconomics or consumption curve starts from origin. Do you agree with the given statement? तो ये जो क्वेश्चन है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्रीगेट सप्लाई में क्या हुआ, इट रेफर्स टू वैल्यू ऑफ टोटल फाइनल आउटपुट which all the sellers are willing to sell in an economy during a given period। वो period 1 year भी हो सकता है। और aggregate supply जो है it also stands for Y, यानी कि national income। aggregate supply and national income are synonyms। तो definition देनी है। उसके बाद पूछा consumption curve starts from origin, do you agree with the given statement? तो थिंग इज कि कंजम्पशन कैन नेवर स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, क्योंकि जब आपकी ज़ीरो इनकम होगी, सपोज कंजम्पशन यहाँ है, इनकम यहाँ है, अगर आपकी ज़ीरो इनकम भी हो, सपोज अगर आपके किसी पेरेंट्स का बिजनेस है और कोरोना में 2 महीने दुकान बंद रही, तो जब ज़ीरो इनकम भी तब भी तो घर में खर्चा हुआ था ना, घर में राशन है, पानी है, बिजली का बिल है, ये सब एक्सपेंडिचर थे। क्या ऐसा हो सकता है कि 2-3 महीने शॉप बंद रही कोरोना में और हमने कुछ भी खाया पिया ना हो और जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तब हमने स्टार्ट कराओ? नो। तो ज़ीरो इनकम पर भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। सम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इज देयर एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। कईयों का सीजनल काम होता है, तो कोई सीज़न अगर ऑफ है, सपोज एसी का सीज़न सर्दियों में ऑफ है, लेकिन तब भी फैमिली में कंजम्पशन होगी। सेम हैपन्स विद द इकोनॉमी ऑल्सो, एट ज़ीरो इनकम ऑल्सो देयर इज कंजम्पशन। तो कंजम्पशन का ऐसे अपवर्ड स्लोप होता है, इट नेवर स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। तो ये जो डी यू एग्री लिखा है इसको हम लिख देंगे नो। क्वेश्चन नंबर 2, एक टेबल गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा। इंडिया और चाइना 2 कंट्रीज हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट दे रखा है पर लैख बर्थ, यानी लेडीज़ जब बच्चे को बर्थ देती है तो कितनी लेडीज़ की डेथ हो जाती है, उसमें हर 1 लाख में कितनी लेडीज़ की डेथ हो जाती है। इंडिया में 174, चाइना में 27। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इंडिया में 68.3 और चाइना में 76। जब भी टेबल के क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं कि ये टफ आ गया, बट बिलीव मी ये दे आर द ईजीएस्ट क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्योंकि टेबल के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। टेबल को देख के हमें बोलना है उसमें क्या दिया हुआ है, तो इट इज़ वेरी इजी। ए पार्ट इज कमेंट अपॉन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अमंग इंडिया एंड चाइना। तो पहले हम ए पार्ट को लेके देखते हैं। तो इसके अंदर चाइना में 27 और इंडिया में 174। तो ऑलमोस्ट आप इंडिया में अगर कंपेयर करेंगे इट इज 6 times more, 6 times more देन चाइना। क्योंकि चाइना में क्या है, हम 2 हमारा 1, वहाँ 1 बच्चे 1 चाइल्ड नॉर्म का वहाँ पर पॉलिसी है, ओके। और क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर मेडिकल केयर वहाँ पर होता है, बट हमारे इंडिया में क्या है, लैक ऑफ मेडिकल केयर है, पॉवर्टी है, अंडर नोरिशमेंट है। उसकी वजह से कई लेडीज़ की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ डेथ हो जाती है। तो चाइना की जो पोजीशन है डेट इज़ फार बेटर देन इंडिया। तो पहला पार्ट तो ये हो गया। सेकंड पार्ट क्या मांगा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो दोनों कंट्रीज पर है उसमें कमेंट करना है। उसमें भी हम देखेंगे ना, तो चाइना में 76 है और इंडिया में 68.3 है। ये क्यों है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ ऑफ पीपल इन चाइना इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिया। इंडिया क्यों, बिकॉज इंडिया सफ़र्स फ्रॉम इल हेल्थ एंड अंडर नोरिशमेंट। तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ है 76 ईयर्स है, बेटर है, और इंडिया में कम है। और मैटरनल मोर्टेलिटी में भी देखा कि इंडिया की जो सिचुएशन है वो वर्स है
इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना इसके अंदर बेटर है। क्वेश्चन 3, स्टेट द एरिया वेयर इंडिया हैज़ एन एज ओवर पाकिस्तान। किन चीज़ों में इंडिया पाकिस्तान से बेटर है? तो वो 3 चीज़ें आप ले सकते हैं। फर्स्ट हो गया आपका स्किल्ड मैन पावर, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, स्किल्ड मैन पावर। और दूसरा हो गया इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन के मामले में इंडिया पाकिस्तान से काफ़ी बेटर है। और एक है हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, तो हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी इंडिया की एज है ओवर पाकिस्तान। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन 4 अगेन फ्रॉम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसमें हमारा एक न्यूमेरिकल आ गया, चॉइस है दोनों में। फोर्थ क्वेश्चन इज सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज गिवन एज S is equal to -10 plus 0.20 y। एक्स एंटी इन्वेस्टमेंट है 240 करोड़। आपको निकालना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इन इकोनॉमी। इसके लिए आपको बेटा पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम 2 तरीके से निकलता है। एक है व्हेन AD इज इक्वल टू AS, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और दूसरा तरीका है व्हेन सेविंग्स आर इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, व्हेन S इज इक्वल टू I। तो ये पार्ट हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। S इज इक्वल टू I होता है तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आता है। अब हम क्या करेंगे, S जो है सेविंग फंक्शन गिवन है, तो -10 प्लस 0.20 y, ये हमने सेविंग लिख दिया। और इन्वेस्टमेंट कितना है क्वेश्चन में गिवन है 240 करोड़। वेरी गुड, तो ये आ गया 0.20 y इज इक्वल टू 250, क्योंकि ये -10 वहाँ चला गया राइट में, 250 हो गया। तो y जो निकलेगा डेट इज 250 अपॉन 0.20 एंड डेट कम्स टू ₹1250 करोड़। इज इट ओके? तो इसके लिए नॉलेज चाहिए आपको कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होंगे ना, तब आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आएगा। आपने वैल्यूज डालनी है और आपका आंसर आ गया 1250 करोड़। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब जो दूसरा पार्ट है वो कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी जो गिवन है C इज इक्वल टू 40 प्लस 0.8 y। अब इसमें निकालना है लेवल ऑफ इनकम वेयर APS विल बी 1। अब इसके लिए आपको APS का फॉर्मूला पता होना चाहिए। APS का फॉर्मूला क्या होता है? APS का फॉर्मूला होता है C अपॉन y। अगर APS 1 होना चाहिए तो वो उसका मतलब क्या होगा? अगर हम चाहते हैं APS 1 आए तो यानी कंडीशन है कि C इज इक्वल टू Y, या कह लो Y इज इक्वल टू C। जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो जाए और सेविंग 0 हो जाए, एक तरह से ब्रेक इवन पॉइंट है ना, तो कंडीशन इस क्वेश्चन में APS इज 1, सॉरी APC इज 1। तो APC इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज दैट Y इज इक्वल टू C। Y इज इक्वल टू C। तो C तो गिवन है, C कितना गिवन है 40 प्लस 0.8 y। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू C की जगह वैल्यू डाल देंगे जो क्वेश्चन में गिवन है 0.8 y, ये आ गया। अब y माइनस 0.8 y इज इक्वल टू 40 हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, लेफ्ट में 0.2 y आया इज इक्वल टू 40, देयरफॉर y इज इक्वल टू 40 बाय 0.2। अब 0.2 को आप 2/10 लिख सकते हैं। 10 ऊपर चला गया तो ऊपर हो गया 400, नीचे हो गया 2, तो ये आ गया 200 करोड़। तो ये भी न्यूमेरिकल आपके सामने सॉल्व हो गया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगी। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। बट इसमें क्या था कि आप इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम मत निकालना, इसमें कंडीशन दे रखी है APC विल बी 1, उस कंडीशन के हिसाब से हमें ये क्वेश्चन करना है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, उसमें से है एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन
ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। तो पहले इसको आंसर करते हैं कि माओ लोगों ने स्टार्ट किया था टू मॉडर्नाइज द चाइनीज इकोनॉमी। इसका एम क्या था? टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री ऑन अ लार्ज स्केल इन शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल। मतलब इंडस्ट्रीज खोलनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी है। और उन्होंने इतना इंकरेजमेंट दिया कि चाइना के अंदर बोला आप लोगों के पास घर पे बैकयार्ड या पीछे कोई आंगन कोई जगह, वहाँ भी आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी है, आपको फैक्ट्री खोलनी है, यू कैन ओपन, दे एनकरेज देम। ठीक है। और एक इन्होंने विलेज कम्यून्स भी स्टार्ट करे। कम्यून्स का मतलब है कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। और 1958 में ही 26,000 कम्यून्स वहाँ पर खुल गए थे। तो ए पार्ट तो ये है। और इसका बी पार्ट जो मांगा है कि वहाँ पे जो वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी थी उसके क्या इम्प्लीकेशन हुए। पहला इम्प्लीकेशन तो ये था कि जो 1970s में चाइना ने स्टार्ट करा कि हम दो हमारे एक, उससे लो पॉपुलेशन ग्रोथ, जो ग्रोथ थी पॉपुलेशन की वो रुक गई। तो डिक्लाइन आ गया सेक्स रेशो, यानी कि प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल्स पर 1000 पीपल, उसके अंदर फ़र्क पड़ गया। और दूसरा क्या था कि एक बेटर हेल्थ सर्विसेज वुमेन को मिलने लगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी तो फैसिलिटीज़ उनको ज़्यादा मिलने लगी। लेकिन इसका एक और इम्प्लीकेशन था। एक इम्प्लीकेशन ये था कि कई डिकेड्स के बाद क्या होगा, उस कंट्री में एल्डरली लोग, सीनियर सिटीजन लोग ज़्यादा हो जाएंगे और यंगस्टर्स जो लोग, उनकी रेशो कम हो जाएगी। तो इसकी वजह से चाइना ने सोशल सिक्योरिटी मेजर्स लिए विद फ्यू वर्कर्स। तो ये वर्ल्ड चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी के इम्प्लीकेशन थे। 2 मार्क्स में इतना आंसर काफ़ी है। इसके बाद है कि क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि नॉमिनल जीडीपी इंडिकेट्स द इनकम ऑफ करंट ईयर बट द रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? ऑल्सो गिव द फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। अब देखो, एक हम नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं, एक हम निकालते हैं रियल जीडीपी। ठीक है। देखो नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, और रियल जीडीपी, मैं आपको इसके पीछे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। क्वांटिटी इनटू प्राइस, या तो हम नेशनल इनकम निकाल लें या जीडीपी निकाल लें। चलो यहाँ जीडीपी लिखा है तो जीडीपी लिखेंगे। क्वांटिटी इनटू प्राइस जीडीपी। अब इसमें क्या है कि क्वांटिटी हम लेते हैं करंट ईयर की, और प्राइस भी हम लेंगे करंट ईयर का, यानी आज 2022 का क्वांटिटी, 2022 का प्राइस। तो ये आ गया आपका नॉमिनल जीडीपी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्वांटिटी हम लेंगे करंट ईयर और प्राइस हम लेंगे बेस ईयर या फिर कांस्टेंट ईयर, ये मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हमारा आ जाएगा रियल जीडीपी। तो दोनों में से ये जो रियल जीडीपी है ना, दिस इज बेटर, इट इज अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि डू यू एग्री, तो हम इसको लिखेंगे येस वी एग्री। मैं आपको एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। आपके घर में मिल्क आता है 50 लीटर्स और 50 रुपीज़ ये रेट है पर लीटर, तो 2,500 रुपये का आपके यहाँ दूध आ रहा है। अब अगले मंथ में क्या हुआ, आपके फ्रेंड के यहाँ क्वांटिटी तो वही है, प्राइस बढ़ गया, 50 रुपये लीटर से 60 हो गया, अब बिल हो गया 3,000 का। अब कोई कहेगा देखो मेरे फ्रेंड में पहले तो 2,500 का मिल्क आ रहा था 2500 और अब 3,000 का, 500 रुपये का ज़्यादा दूध पी रहा है, अब उसकी ज़्यादा बॉडी बनेगी, ज़्यादा मसल बनेंगे। क्या ऐसा होगा? नहीं, बॉडी बनती है, मसल बनते हैं ज़्यादा क्वांटिटी से, ना कि प्राइस से। अगर हमारी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्वांटिटी नहीं बढ़ रही, सिर्फ प्राइस बढ़ने से वो चीज़ें बढ़ेगी, रेट हर चीज़ों के, तो क्या प्राइस बढ़ने से कंट्री का वेलफेयर है, कंट्री का ग्रोथ है? नो, कंट्री की ग्रोथ तब होगी बेटा जब क्वांटिटी भी बढ़े, पहले से ज़्यादा वीट, पहले से ज़्यादा राइस, पहले से ज़्यादा क्लोथ, पहले से ज़्यादा गाड़ियाँ, पहले से ज़्यादा हर चीज़ जो ज़्यादा होंगी तभी तो हमारी ग्रोथ होगी ना। तो आंसर इज़ येस। और लास्ट में एक फॉर्मूला मांगा है नेशनल नॉमिनल जीडीपी को कन्वर्ट करने का रियल जीडीपी के लिए।
तो इसका फॉर्मूला भी मैं यहीं पर लिख देता हूँ, देखिए यहाँ लिख देते हैं। तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। तो ये जो है ये आपका सेकंड पार्ट हो गया इसका। ये फॉर्मूला रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी बाय प्राइस इंटू 100। नाउ वी मूव टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल कार्स इज राइजिंग पर्टिकुलरली इन बिग सिटीज, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वेलफेयर। तो आप देखो कि आपकी सिटी में पेट्रोल और डीजल कार ज़्यादा सेल हो रही है, इसका जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? जीडीपी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ज़्यादा कारें बिक रही हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है, इंडस्ट्रीज खुल रही है, तो नेचुरली ये जो जीडीपी पे इम्पैक्ट जो पड़ेगा इट विल बी अ फेवरेट इम्पैक्ट, बढ़ जाएगी क्योंकि सेल बढ़ गई, ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है, तो क्वांटिटी इंटू प्राइस करेंगे, नेशनल इनकम बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगा, तो जीडीपी पे तो अच्छा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन वेलफेयर पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वेलफेयर डाउन हो जाएगा, वेलफेयर में नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। क्यों नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा? ज़्यादा गाड़ियाँ होने से पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एस्थमा की प्रॉब्लम, आपको नॉइस पॉल्यूशन आपको ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना, ट्रैफिक जाम्स काफ़ी हो जाएंगे, वेलफेयर कम हो जाएगा। क्यों? एक तो पॉल्यूशन लिख सकते हैं आप, नॉइस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और ट्रैफिक जैम्स, तो ये दो इफेक्ट पड़ेंगे इसमें। तो वेलफेयर तो नहीं होगा क्योंकि इतनी गाड़ियाँ पहले ही हैं कंट्री के अंदर, और नई गाड़ी आएंगी तो हो जाएगा। अब देखो एक ग्राफ के ऊपर जैसे हिस्टोग्राम और बार डायग्राम पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो क्वेश्चन 7 आपके सामने है। क्वेश्चन 7 एक फ्लो चार्ट गिवन है, फॉलोइंग चार्ट गिवन है, showing the workers in formal and informal sectors and analyze the trend of the two variables। तो आपको ये पढ़ने आने चाहिए। एक्स एक्सिस पर फॉर्मल इनफॉर्मल गिवन है और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ वर्कर्स इन मिलियन। तो पहले फॉर्मल सेक्टर है, नेचुरली छोटा है क्योंकि हमारी कंट्री में फॉर्मल सेक्टर में कम परसेंटेज लोग काम करते हैं। तो 24 मैन हो गए, 6 फीमेल हो गई। इनफॉर्मल में 310 मिलियन हो गए आपके मैन, और इनफॉर्मल में फीमेल में 133। अब एनालिसिस करनी है। अब इसमें एनालिसिस क्या होगी? देखो फर्स्ट एनालिसिस तो ये होगी कि इन सबको टोटल कर दो आप, 24 + 6 + 310 + 133, ठीक है। इन सबको टोटल करके पहली एनालिसिस तो ये होगी कि इसमें 473 मिलियन वर्कर्स हैं, ठीक है। इन सबको जोड़ दिया, 24, 6, 310 जो भी ये बार्स के ऊपर बना हुआ है, 473 मिलियन वर्कर्स हैं। उसके अंदर से आप अगर फॉर्मल में देखेंगे, ये फॉर्मल इसके अंदर, तो इसमें 30 मिलियन है, 30 मिलियन है फॉर्मल सेक्टर में, ठीक है। ये भी एक हमारी एनालिसिस हो गई। इसमें दूसरा एनालिसिस क्या है कि फॉर्मल सेक्टर में, जो फॉर्मल सेक्टर है हमारा, उसके अंदर 6% लोग एम्प्लॉयड हैं। अगर ये जो 30 है ना, 30 को आप डिवाइड करो बाय 473, तो 6% आर एम्प्लॉयड इन फॉर्मल, और इनफॉर्मल में जो कि 310 + 133 है, उसको ऐड करके आप डिवाइड करेंगे तो 94% आर एम्प्लॉयड इन इनफॉर्मल सेक्टर। तीसरी चीज़ की एनालिसिस आप ये लिख सकते हैं कि जो 30 मिलियन फॉर्मल में है ना, 30 मिलियन, सो फॉर्मल में 30 मिलियन पीपल आर वर्किंग। इस 30 मिलियन में जो 6% है, 6% यानी कि 6 मिलियन है, 6 मिलियन लेडीज़ हैं, और इसको परसेंटेज में कहेंगे तो 21% जो है वो वुमेन इन्वॉल्व है, ओके। और जो दूसरा वाला है अपना मैन का, यानी 24 मिलियन वहाँ पर मैन है, और परसेंटेज में अगर हम देखें जो 24 मिलियन है, इट कम्स टू 79
परसेंट। ये मैन है, एक ये भी एनालिसिस होगी। अब आप फॉर्मल इनफॉर्मल की भी एनालिसिस कर लो। इनफॉर्मल सेक्टर में जो मेल है और फीमेल है, तो जो हमें दिख रहा है हमें उसी के बेस पे बोलना है। तो यहाँ पर 69% है, यानी कि 310 मिलियन। ये तो यही दे रखा है यहाँ पर 310 मिलियन। ओके, और जो फीमेल है वो 31% है, जो कि 133 मिलियन जो यहाँ पर गिवन है। तो इन्हीं चीज़ों पे आपने परसेंटेज निकाल के बता दिया, बेटर एक्सप्लेनेशन दे दी, है ना। सपोज किसी को डायग्राम समझ में नहीं आ रही, कल को आप प्रैक्टिकल जॉब करते हैं ना, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आती हैं कि आपको एनालाइज करके बताना। तो ये आपसे एनालाइज पूछा ट्रेंड को, तो ये ट्रेंड आपने बता दिया। तो ये 3 मार्क्स में हो गया। इसके बाद एक नीचे पैराग्राफ है, मैं आपको फ्यू सेकंड्स दे रहा हूँ, आप जल्दी से इसको रीड कर लीजिए और फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं। आपको बोर्ड में कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए 8 और 9, फिर आप पैराग्राफ पढ़िए, उससे आपको पैराग्राफ इजी हो जाएगा और पहले से आपको पता लगेगा कि मुझे क्या आंसर करना है। ओके, तो मैं आपको कुछ सेकंड्स दे रहा हूँ, आप प्लीज़ रीड कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और थैंक्स फॉर एप्रिसिएशन, मेरे पास व्हाट्सएप में कई मैसेज आए कि सर सैम्पल पेपर अच्छा लगा कल वाला, तो प्लीज़ स्पेयर सम टाइम फॉर अस एंड वी वांट मोर सैम्पल पेपर्स। तो आज मैं आपके लिए एक सैम्पल और भेज रहा हूँ। चलिए, अब 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इट रेफर्स टू फैसिलिटीज, एक्टिविटीज एंड सर्विसेज विच सपोर्ट ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। रोड्स है, बिल्डिंग्स है, फ्लाईओवर्स है, एयरपोर्ट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, ये सारे जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जितने भी हो गए, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अदर 3 सेक्टर्स। फिर क्या पूछा है? एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये फैसिलिटीज़ जो होती है ना, दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमी। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को ये हेल्प करते हैं और इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। कैसे? बाय एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट्स। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये जो 4 इनपुट्स हैं ना, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, वो भी इम्प्रूव कर जाती है। उसके बाद दूसरा पार्ट है, व्हाई डज रीजनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और अच्छा पहले वाले में 2 पॉइंट्स थे ना, तो एक तो ये हो ही गया और दूसरे पहले ऊपर का एक पॉइंट है क्या, उसको कर लेते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर से एफिशिएंसी बढ़ती है और जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है ना, वो भी डिपेंड्स लार्ज स्केल, जो ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करता है कि भाई फर्टिलाइजर्स कैसे आएंगे, सीड्स, पेस्टिसाइड्स कैसे आएंगे, और ये डिपेंड करेगा रेलवेज, रोड्स, शिपिंग वगैरह पे। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे कवर हो गए। और जो सेकंड पार्ट है कि लोगों को ये शिकायत रहती है कि भाई ये जो रीजनल इनइक्वालिटी क्यों होती है। देखो ना, जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ना, तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि हमें वहाँ से रिटर्न, हमारी इनकम कैसे बढ़ेगी। तो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कई बार शहरों में बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि हम रूरल को अवॉइड करना चाहते हैं, नेगलेक्ट करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, अभी मैं कुछ टाइम पहले एक बहुत ही इंटीरियर विलेज में राजस्थान में होके आया एक जगह पर, तो वहाँ मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना कि नियर बाई सिटीज़ में है। तो वो थोड़ा सा हो जाता है। गवर्नमेंट ये सोचती है कि भाई जो रिच स्टेट्स है, जहाँ पर हाईएस्ट प्लान आउटले गवर्नमेंट प्लान करती है, जो वेल डेवलप्ड है, तो वहाँ से गवर्नमेंट को रिटर्न भी अच्छी आती है। तो कभी कभी शहरों के अंदर वहाँ पर जो एक्सपेंडिचर का आउटले है वो ज़्यादा हो जाता है, तो टेम्परेरी बेस पर, बट इंटेंशनली ऐसा नहीं होता, और क्योंकि वहाँ पर अर्बन एरिया से ज़्यादा रिटर्न आती है। 10th क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सपर्ट्स ने एक भविष्यवाणी करी है कि 2025 तक मेडिकल टूरिज्म की वजह से इंडिया 500 बिलियन रुपीस अर्न करेगी।
तो हम क्या एग्री करते हैं इस बात को? आंसर इज यस। क्या हम एग्री करते हैं? आंसर इज यस। देखो बाहर की कंट्री से, मैं हमारे यहाँ दिल्ली में गंगाराम हॉस्पिटल है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स है, तो मैंने देखा बाहर से नाइजीरिया, साउथ अफ्रीका, बहुत सारी कंट्री से लोग यहाँ पर इलाज कराने आते हैं। किस चीज़ का इलाज कराने आते हैं? मेडिकल का, सर्जरी, लीवर या किडनी ट्रांसप्लांट, डेंटल केयर, ये सब कराने आते हैं। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि हमारे यहाँ मेडिकल टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस है और हमारे यहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, इसके लिए बाहर से बहुत लोग इलाज कराने आते हैं। और दूसरा रीज़न जो उससे भी ज़्यादा बड़ा है कि उसी चीज़ का इलाज जो बाहर की कंट्री में बहुत महंगा हो रहा है, वो 1/4 में इंडिया में जाता है। इंडिया में इट इज़ लेस कॉस्टली। यहाँ पर फॉरेनर्स को बड़ा चीप लगता है ट्रांसप्लांट कराना, सब कुछ कराना। तो ये हमारी इंडिया के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक मेडिकल टूरिज़्म, जो बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं। 11th क्वेश्चन, तो मेरा कोशिश है कि मैं कम टाइम में आपको हिंट्स देके, क्योंकि आपका पेपर है 28 मई को, टाइम इज़ वेरी प्रेशियस, तो कम से कम टाइम में हिंट देके मैं आपको पेपर करा दूँ। 11th क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिए, क्या क्या गिवन है। आप क्वेश्चन पढ़िए, देन वी विल सॉल्व द देखिए क्वेश्चन में मांगा है जी डी डिवाइड एमपी बाय इनकम मेथड, जी डी डिवाइड एमपी बाय इनकम मेथड। तो यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं जी डी डिवाइड एमपी। अच्छा, आपको तीनों मेथड्स बताना, वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। वैल्यू एडिड मेथड में क्या है? वैल्यू ऑफ अप टू डेट मार्केट प्राइस माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो आ गया ग्रॉस वैल्यू एडिड एट एमपी, उसको जी डी डिवाइड एमपी भी कह सकते हैं। फिर माइनस डेप्रिसिएशन, नेट वैल्यू एडिड एट एमपी। फिर माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो हो जाएगा एनडीपीएड-एफसी प्लस नफाई फॉर नेशनल इनकम। इनकम मेथड में क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, मिक्स इनकम, सारा ऐड करके एनडीपीएड-एफसी प्लस नफाई फॉर नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो प्राइवेट फाइनल आ गया, गवर्नमेंट फाइनल, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, साथ में अगर फिक्स्ड है तो साथ में चेंज इन स्टॉक भी हम ऐड करेंगे, और नेट एक्सपोर्ट। अगर फिक्स्ड वर्ड है तो चेंज स्टॉक ऐड करेंगे, फिक्स्ड वर्ड नहीं है तो चेंज स्टॉक ऑलरेडी उसमें है। सपोज आपको दे रहेगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो वो आ गया। उसके बाद जी डी डिवाइड से आप माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नफाइफा माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स नेशनल, ये तीनों फॉर्मूले हमने जल्दी से रिवाइज कर लिए। लेकिन हमें यहाँ पर एक ही ज़रूरत है, इनकम मेथड। तो सबसे पहले रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ये देखो आप 14th आइटम, हमारी 14th आइटम रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। यहाँ पर रुपीज़ इन करोड़ ले लिया, शॉर्ट में हम लोग कर लेते हैं। तो कितना है रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट? 50। उसके बाद हमें चाहिए कंपनसेशन एम्प्लॉइज, COE, फर्स्ट आइटम, वो आ गया 120। उसके बाद थर्ड आइटम हमारी मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो है 140। ओके, तो ये सब कुछ हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा NDPAD-FC 310 NDPAD-FC ये आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए GDPAD-MP। तो नेट से ग्रॉस करना है, DD सेम है, FC से MP करना है। तो नेट से ग्रॉस करने के लिए आपको
प्लस डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन को यहाँ पे दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 40, ठीक है, और एफसी से एमपी आना है तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स आपका है 12th आइटम, सब्सिडी है 9th आइटम, ठीक है। तो 12th आइटम इनडायरेक्ट टैक्स है 45 और सब्सिडी है आपका 10, तो 45 माइनस 10 35, ये हमने ऐड करा 385 करोड़, ये आंसर है इसका 11th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। इज इट ओके? तो आप ना ऐसे वर्टिकल प्रेजेंटेशन करना, पूरी थ्योरी एक साइड पे, न्यूमेरिकल एक साइड पे, इसमें गलती होने के कम चांस है। और 3 रूल आपको याद होने चाहिए, लास्ट पेपर में बोला ग्रॉस से नेट जाना है माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी आना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और डोमेस्टिक से नेशनल जाना है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सारे बच्चे इंटेलिजेंट है, मुझे पता है, सबको याद है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या फ़र्क है। फाइनल गुड्स में क्या है कि या तो आप कंजम्पशन के लिए ले रहे हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो। आपने मिल्क खरीदा घर के लिए तो वो कंजम्पशन के लिए हो गया, आपने मशीन खरीदी एक बिजनेस के लिए, वो इन्वेस्टमेंट होगी। इंटरमीडिएट में क्या है, या तो आप रीसेल कर रहे हो, सपोज करो कि जैसे मैं बुक सेलर हूँ, मैंने टेक्स्ट बुक खरीदी और मैंने आगे बेच दी, ठीक है, तो ये रीसेल हो गया, तो ये इंटरमीडिएट। या फिर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फर्दर प्रोडक्शन, जैसे सपोज मैंने ये शर्ट पहनी है, अगर मेरी इसकी फैक्ट्री है तो कपड़े, शर्ट के लिए मुझे कपड़ा चाहिए, क्लोथ, थ्रेड चाहिए, बटन चाहिए, जो इस शर्ट में समा जाए, है ना। अगर खाने पीने की चीज़ है, कोई छोले भटूरे है तो छोले, मैदा, है ना, और मसाले हो गए, ऑयल हो गया, तो वो सब इंटरमीडिएट हो जाएगा। लेकिन जो कढ़ाई है, जो काउंटर है, जो तोल के देने का स्वीट शॉप पे, वो सब नहीं, जो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। तो रीसेल या फर्दर प्रोडक्शन वो आपका इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगा, ये हो गया। और इसके अंदर क्या है, अब दूसरा है फिगर गिवन है, और इसके अंदर आप ये मानिए कि ये जो एडी ना, ये पहले बना हुआ है, ये डॉटेड लाइन को मैं डार्क कर देता हूँ, ये पहले है और ये बाद में आया है, ठीक है, यानी डिमांड कम हो गई। तो ये जो केटी गैप है, ये केटी गैप क्या है कि भाई पहले एडी एएस बनाया, वो इक्विलिब्रियम आ गया के पर, बाद में डिमांड फॉल कर गया तो ये आ गया ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम। तो ये जो पोर्शन कम हुआ केटी, इस केटी पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इस केटी पोर्शन को बोलेंगे डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप। अब एक होती है फिस्कल पॉलिसी, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, मार्जिन रिक्वायरमेंट वगैरह वगैरह, लेकिन इन्होंने वो नहीं मांगा। अगर आप वो दोगे तो नंबर कट जाएंगे। इन्होंने मांगा है फिस्कल मेजर्स। तो फिस्कल मेजर्स में आप दो लेंगे। फिस्कल मेजर्स में एक तो गवर्नमेंट की जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या कह लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और एक हो गया टैक्सेस। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जब डेफिशिएंट डिमांड है ना, तो गवर्नमेंट को इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि जब गवर्नमेंट पैसे खर्च करेगी, एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम हो गई, तो जब खर्च करे, लोगों के पास इनकम पहुंचेंगे तो मनी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर वन एंड द सेम थिंग। तो एग्रीगेट डिमांड में बढ़ाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम है, हमारा पर्पस है डिमांड को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी मोर। और टैक्सेस के अंदर हमें कम करना चाहिए, क्योंकि टैक्सेस हम कम करेंगे। सपोज आप सबकी 1-1 लाख इनकम है, जो भी आज सुन रहे हैं, और 10,000 सपोज करो गवर्नमेंट आपसे 20% टैक्स लेती है, यानी 20,000 ले लिया, 80,000 आपके पास है 1 लाख में से। अब गवर्नमेंट ने कम कर दिया 10%, तो अब आपके 90,000 बचेंगे।
ज़्यादा बचेंगे, आप ज़्यादा खर्च करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट डिमांड को हमें बढ़ाना है। यही तो हमारा पर्पज़ है डेफिशिएंट डिमांड में, कि एग्रीगेट डिमांड को हमें, पर्पज़ क्या है, एग्रीगेट डिमांड को हमें इंक्रीज़ करना है। तो इन दोनों पर्पज़ से ये क्लियर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन आ गया हमारे पास, न्यूमेरिकल कंजम्पशन फंक्शन गिवन है C इक्वल टू 250 प्लस 0.75y। आपको पता है इसमें 250 जो होता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, 0.75 को हम क्या बोलते हैं, आप लोग सही सोच रहे हैं, MPC बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें मल्टीप्लायर निकालना है। पहली चीज़ देखो क्या है, इकोनॉमिक्स इज़ अ ईजी सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। तो हमें हैप्पी फील होकर पेपर करना है, तो आराम से ऑटोमेटिक, टेंशन को स्ट्रेस नहीं रखना। अकाउंट्स मैथ्स में तो बहुत ज़्यादा वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हुआ है, इतना इसमें नहीं है। तो इकोनॉमिक्स इज अबाउट स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। आप रिलैक्स होके कूल माइंड में, और पेपर से एक रात पहले लेट नाइट स्टडी मत करना 2-3 बजे तक, वरना आपको चक्कर आएंगे, नींद आएगी पेपर में। पहले ही जग लो, पेपर से एक रात पहले नहीं। अब इसमें वरना क्या होता है, बच्चे इसमें ना इक्विलिब्रियम निकाल के आए थे, वो नहीं मांगा, इसमें मांगा है वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर आपको पता है वो होता है k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। और MPC क्या है, ये MPC है, ठीक है। तो 1/1 माइनस 0.75 यानी 1/0.25 यानी कि 4। ये 2 मार्क्स का हो गया। तो हमें पूरा ध्यान से पढ़ना है कि मांगा क्या है। फिर ये बोला है इसमें सेविंग कर्व बनाओ और लोकेट करो ब्रेक इवन पॉइंट। तो सेविंग फंक्शन तो ठीक है बना लेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है कि आप उतना ही कमा रहे हैं जितनी की कंजम्पशन है। आपकी शॉप आपने खोली, 2000 रुपये का रोज़ का खर्चा है, आपने उतना कमाया जितना कंजम्पशन हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया। हमें रुकना नहीं है, हमें अब इनकम को मोर देन कंजम्पशन करना है, सो डैट वी कैन अर्न प्रॉफिट। सेम हैपन्स विद द कंट्री। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है व्हेन इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन एंड सेविंग इज 0। तो डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे इसको, डायग्राम में यहाँ पर वाई एक्सिस पे सेविंग और यहाँ पर हमने इनकम ले लिया। तो हमारा सेविंग का ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो पोर्शन है ये डिस सेविंग होता है नीचे वाला, और ये ऊपर वाला पॉजिटिव। जहाँ पर सेविंग ने एक्स एक्सिस को कट करा, सपोज बी पॉइंट पर, तो दिस बी पॉइंट इज नोन एज, ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ये बी पॉइंट जो है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये डायग्राम के थ्रू हमने शो कर दिया। अगर डायग्राम रॉन्ग होगी तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन करके, क्योंकि आपका टाइम बड़ा कीमती है, 13th क्वेश्चन हम करके, जिससे कि आप ये वीडियो आराम से देख सकें। तो लास्ट हम ये करते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ठीक है। और हो गया 13th में 5 मार्क्स का हमारा जो क्वेश्चन है, ए पार्ट NNP एट MP मांगा है, और हमने इसमें से NNP एट MP निकालना है, ठीक है। तो आप ये देखिए, क्योंकि हमने इनकम मेथड से करना है, तो इनकम मेथड के आइटम को टिक कर लो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस यानी कंपनसेशन और मिक्स इनकम। यहाँ तक हम ऐड करेंगे तो हमें आ जाएगा NDP एट FC। NDP FC आ गया। अब हमें मांगा क्या गया है, NNP एट MP। तो NNP एट MP जब हम करेंगे, ठीक है, जैसे इसका आ गया 850, 80, 80, 930, आई थिंक 1000 आ गया शायद NDP एट FC। एक बार चेक कर लेंगे, 80, ठीक है, 1000 आ गया NDP FC। मांगा है NNP FC। अब आप देखो NNP एट MP मांगा है, सॉरी। तो हमें ध्यान से पढ़ना है कि मांगा क्या है। तो जो दे रखा है ऊपर लिखो, जो निकालना है नीचे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दिया, 1 2 यहाँ तक आपने ऐड कर लिया, ठीक है। अब आपने डोमेस्टिक से नेशनल जाना है, प्लस नफाइफा। अब लेकिन क्या है कि वो दे रखा है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये ध्यान रखना,
इस वर्ड का। अगर फ्रॉम होता तो ठीक है था। ये है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए था, लेकिन दे रखा है टू अब्रॉड, तो हमें इसको माइनस करना है। लेकिन क्योंकि ये माइनस में गिवन है ना, तो माइनस माइनस ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। और दूसरा आपका जो है एफसी से एमपी जाना है, तो आपको क्या चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपका कितना गिवन है, 10, ठीक है, 10 गिवन है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हो गया 10। और जो नफाइफा है, आप समझ रहे, क्योंकि हमें इसको माइनस करना है, इस आइटम को माइनस करना है ये, लेकिन क्योंकि माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो वो भी प्लस हो गया। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1020 करोड़। ये हमारा आंसर हो गया 1020 करोड़। क्लियर है। पहले हमने एनडीबीएफसी निकाला इनका मेथड से, और एनडीबीएफसी के बाद हमने प्लस नफाइफा, बट नफाइफा क्योंकि नेगेटिव में था और टू अब्रॉड था, तो माइनस माइनस, इसका ध्यान रखना, कई बार इस वजह से छोटी सी मिस्टेक से गलत हो जाता है। और एफसी से एमपी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं, हाउ द फॉलोइंग शुड बी ट्रीटेड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज बाय एम्प्लॉयर दे रखा है, तो फ्री मेडिकल फैसिलिटीज जो होती है वो वेजेस इन काइंड में आता है। तो वेजेस इन काइंड जो कंपनसेशन एम्प्लॉइज पढ़ते हैं ना हम लोग, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, तो कंपनसेशन एम्प्लॉइज में ना आपका वेजेस इन कैश, वेजेस इन काइंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, ये सब आता है। तो ये कंपनसेशन एम्प्लॉइज में आ गया। अब जब कंपनसेशन एम्प्लॉइज में आ गया तो नेचुरली ये नेशनल इनकम में भी आ गया। तो यानी कि ये जो आइटम है इट विल बी इंक्लूडेड, ठीक है, ये आपका इंक्लूड होगा, किसमें इंक्लूड होगा, नेशनल इनकम में। और जो इनकम अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स है, तो ये जो है ये मियर पेपर क्लेम्स है। एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई है ना, शेयर्स बॉन्ड्स जो है, इट डजंट लीड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो इनकम अराइजिंग आउट ऑफ सेल ऑफ शेयर्स जो है, अगर हम शेयर बॉन्ड्स को अगर हम सेल करते हैं ना, तो उसकी इनकम, उसकी जो सेल है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो सिर्फ ओनरशिप चेंज हुई है। मैं ओनर था, आपने मुझसे शेयर कर लिए, उसने उससे कर लिए, उसने उससे, तो कंपनी का शेयर तो वही था जो फर्स्ट टाइम था। तो जो सेल ऑफ शेयर्स है ना, वो सेल ऑफ शेयर्स नहीं आएगा। ये थोड़ा ट्रिकी है। सेल ऑफ शेयर्स जो है नॉट इंक्लूडेड है क्योंकि प्रोडक्शन में, लेकिन अगर उस सेल ऑफ शेयर से कोई इनकम आती है, यानी कि कोई कमीशन आती है आपको, ठीक है, किसी तरह की कमीशन आ गई, ब्रोकरेज आ गई, ये सेकंड हैंड गुड्स में भी होता था, आपको याद होगा। तो अगर कमीशन ब्रोकरेज होगी तो वो इंक्लूडेड होगी। तो इसमें दो चीज़ें छिपी हुई हैं कि अगर सेल ऑफ शेयर्स का है, बॉन्ड्स का है, वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज है तो वो इंक्लूड होगा। इसी के साथ हमारा ये पेपर जो है वो फिनिश होता है। तो 13 क्वेश्चंस हमने करे, 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स के भी 5 क्वेश्चंस और 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, ठीक है। ये हमने करा है, वर्ड लिमिट मैंने आपको बता दी थी। तो ये हमने एक आइडियल सैम्पल पेपर करा है। तो प्लीज़ प्रैक्टिस लॉट ऑफ सैम्पल पेपर्स। पहले तो आप कोर्स रिवाइज कर लो, 2 चैप्टर्स आपके मैक्रो और 4 चैप्टर्स आपका इंडियन इको। पहली बार इतना कम सिलेबस आ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो यू हैव एन एज ओवर रिमेनिंग स्टूडेंट्स कि आप अगर लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स से मानो या आने वाले स्टूडेंट्स जो है टर्म 1 टर्म 2 खत्म हो रहा है, आपको एडवांटेज है। तो आपको एक फील गुड फैक्टर होना चाहिए कि आपको कम चैप्टर पढ़ के बोर्ड का पेपर देना है। और कॉमर्स वालों को 4 छुट्टियाँ मिली है, ह्यूमैनिटीज़ वालों को थोड़ी कम मिली है, ठीक है। और साइंस के अंदर भी ये पेपर है। तो प्लीज़ आप ये जो पेपर है प्लीज़ स्प्रेड टू योर फ्रेंड्स। आपके स्कूल के जो ग्रुप्स हैं आप उसमें भी डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देख पाए, और जो टीचर्स हैं वो भी अपने स्टूडेंट्स को दे। मेरा पर्पज़ है कि आई कैन सर्व टू द टीचर एंड स्टूडेंट कम्युनिटी एज आई एम ऑथर ऑफ टुगेदर विद इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। मेरा नाम आपको सब पता है, योगेश विजय।
तो मेरा पर्पस जिसके पीछे ये था, जबकि मैं ऑफलाइन क्लास में बहुत बिजी हूँ, मेरा पर्पस था थोड़ा टाइम निकाल कर जो ऑल ओवर इंडिया, इवन मेरे को दुबई से भी, कुवैत से भी कॉल है जहाँ पे CBSE स्कूल्स हैं, मेरे को मैसेजेस आए कि आप प्लीज़ पेपर सेंड करिए। मेरा पर्पस था कि जो स्टूडेंट मुझ तक फिज़िकली जो मुझसे बहुत दूर है, कई हज़ारों किलोमीटर, तो उन तक भी मैं अपनी जो नॉलेज को शेयर कर पाऊँ और स्टूडेंट कम्युनिटी को कुछ बेनिफिट दे पाऊँ, बिकॉज आई एम इन द नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो मेरा पर्पस था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी नॉलेज पहुँचे। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन नोट डाउन माई नंबर 9871417484 9871417484। If you have any doubts you can tell and you can inform other students also। और जो आपके अगले जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं 2022-2023 का, आई हैव एन ऑनलाइन बैच इज़ रनिंग फॉर डैट। तो अगर जो दूर के स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास दूर के स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं आउट ऑफ इंडिया भी और अदर स्टेट्स के, इफ़ दे वांट टू ज्वाइन यू कैन गिव माय नंबर। उनको कोई डाउट्स हो, इफ दे वांट टू ज्वाइन क्रैश कोर्स बैच दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। आप अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं। और लास्ट में ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। और बोर्ड एग्ज़ाम के बाद भी आप मुझे रिजल्ट बताना। मुझे पक्का है कि आप में से कई बच्चे टॉपर्स इमर्ज करेंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। एंड थैंक्स टू योर टीचर्स ऑल्सो, जो आपके स्कूल टीचर्स हैं, यू शुड बी थैंकफुल टू देम ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने पूरे साल आपके साथ ऑनलाइन में मेहनत करी। ऑनलाइन में पढ़ाना और ज़्यादा मेहनत है, जितना हम ऑफलाइन में बोलते हैं ना 5 टाइम्स मोर ज़्यादा हमें लाउड बोलना पड़ता है ऑनलाइन में। जो टीचर्स सुन रहे हैं दे विल एग्री कि ज़्यादा एनर्जी लगती है स्टूडेंट्स की भी और टीचर्स की भी। तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर टीचर्स ऑल्सो, जिन्होंने आपको पूरे साल मेहनत कराई, जिनकी वजह से आप बोर्ड में टॉप करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।